हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, यह जानकर के खुशी हो रही है कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। कमेंट में एक लड़के ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि सर, आपने जो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बताया है, उसमें अगर दशमलव वाली संख्या अगर आ जाती है तो हम किस तरीके से उनके बीच परमेय संख्या क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं उस लड़के की बातों को लेकर के एक प्रश्न छोटा सा लेकर के उस बच्चे की समस्या को हल कर रहा हूँ। जैसे अगर हमारे सामने अगर जो संख्या दी गई हो, अगर वह दशमलव के रूप में हो, तो उस दशमलव से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि दशमलव बना है किससे? भिन्न से ही बना है, यानी p/q के रूप में उसे लिखा जा सकता है। जैसे एक प्रश्न अगर हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपको ले लिया जाए। जैसे कह दिया जाएगा कि 0.75 तथा 1.2 यानी 1.2 के बीच दो परमेय संख्याएं लिखिए। दो परमेय संख्या लिखो। तो ऐसे सवाल को देखकर दोस्तों हमें घबराना नहीं है। ये भले ही दशमलव में दिया है, लेकिन अगर आपके पास दिमाग होगा तो उस दशमलव वाली संख्या को आप परमेय संख्या के रूप में यानी p/q के रूप में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। यानी कहने का आशय ये है कि ये अगर 0.75 अगर है, तो अगर इसको हम भिन्न में बदलना सोचें कि 0.75 है, अगर इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और 100 से भाग कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 75 और बटा में हो जाएगा 100। अगर इसको काट देते हैं आप, तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100। ये हो गया दोस्तों 3/4। ये 3/4 हो गया। सेम उसी तरह इसको भी आप कर लें। ये दिया है 1.2। अगर इसको भी अगर हम भिन्न के रूप में बदलना सोचें, तो पूर्णांक बनाने के लिए ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे। ऊपर हमारा हो गया 12, नीचे हो गया हमारा 10। अगर इसको काटते हैं तो 2 छक्के 12 और 2 पच्चे 10, यानी ये हो गया 6/5। ठीक है दोस्तों, तो मेरे कहने का आशय ये है कि ये जो 0.75 है, ये 3/4 का दशमलव रूप है, और 1.2 जो है वह 6/5 का दशमलव रूप है। अब तो हम ये पता हो गया कि अब हमें इस 3/4 और इस 6/5 के बीच दो परमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। ऐसा करने के बाद आप फिर वही प्रोसेस अपनाई करें, फिर उसी प्रोसेस को आप मतलब प्रयोग करें जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया है या बताया है। अब क्या करते हैं, अब हमारे कहने का मतलब कि अब हम पहले ये डिटो करें कि ये 3/4 जो है और 6/5 जो है, इनमें से कौन संख्या बड़ी है। अगर इसको आप बड़ा और छोटा छापना सोचेंगे, तो आप इनको तिर्यक मल्टीप्लाई करके भी अंदाज से लगा सकते हैं। जैसे अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जा रहा है तो इधर 15 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इधर किया जाएगा तो 24 होगा। तो कन्फर्म है कि ये वाली भिन्न यानी 6/5 जो है बड़ी है, और ये वाली भिन्न जो है छोटी है। यानी हमने ये पता कर लिया कि 5/6 जो है बड़ा है और 3/4 जो है छोटा है। ठीक है। तो इस कंडीशन में अब हम किसका मान निकालेंगे? आपको पता है, हमें दो परमेय संख्या ज्ञात करनी है। यानी यह जो हमारा होगा 5/6, यह y का मान हो जाएगा, और 3/4 जो होगा x का मान हो जाएगा। अब हम क्या पता करें? d के मान को निकालें। और ख्याल कीजिए, हमें परमेय संख्या कितनी निकालनी है? 2 को, यानी n का मान 2। अब हम d को पता कर लें। d कैसे निकलता है आपको बताया गया है, y - x बटा में n+1। y का मतलब बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का मतलब 5/6 में से 3/4 को आप घटा लें, और नीचे n का मान 2 लिखा गया है। 2 और +1 कर लें। इसको अगर हल करते हैं तो ऊपर वाले पदों को हल करेंगे तो ऊपर का एलसीएम आपका 20 होगा। भाग देते हैं अगर, तो 5 चौके 20 और 4 छक्के 24।
और 5 तिहाई 15 हो जाएगा और बटा में क्या हुआ 3। जब इसको आगे और हल करते हैं तो 24 में से अगर आप 25 को क्या करें घटाएं, ठीक है ना, तो कन्फर्म है कि 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी 15 और 9 24 होगा, यानी 9 बटा में 20 हो गया और इसके बटा में 3 हो गया, बटा में 1 कर लेंगे। कुल मिला जुला करके मेरे कहने का मतलब ये हुआ 9 और बटा में 20 और गुणते 3 हो जाएगा। काट लेंगे 3 के 9 यानी 3 बटा में 20, यानी हमने d का मान पता कर लिया दोस्तों, 3 बटा में 20 हो गया। फिर से समझिए इसको, ये 6 बटा में 5 और 3 बटा में 4 है और नीचे हमने लिखा है 2 + 1। इसको हल करने के लिए एलसीएम लिया गया, 5 चौक के 20 एलसीएम हो गया। 5 से इसमें डिवाइड अगर किया हमने तो 4 बार गया, 4 का गुणा 6 में कर दिया 24 हो गया, और 4 से जब डिवाइड किया 20 को तो 5 बार गया, 5 का गुणा 3 में कर दिया 15 हो गया, बटा में 20 कर दिया, ये 2 और 1 मिलकर 3 हो गए। आगे जब हमने कहा तो 25 में और 24 में से 15 को घटाया तो 9 बच गया, और बटा में जो एलसीएम था 20 लिख दिया और 3 बटा में कर दिया। इसको हल किया तो 3 बटा में 20 हुआ और गुणते, और ये 1 ऊपर चला जाएगा यानी 3 नीचे रह जाएगा। इसको काट कर देते हैं तो 3 3 के 9 यानी 3 बटा में 20 हो गया। अब क्या करेंगे, पहली संख्या निकाल लेंगे। पहली संख्या हमको क्या मिल रही है, यानी x + d। x का मान छोटी संख्या है यानी 3 बटा में 4, और प्लस क्या करना होगा हमको 3 बटा में 20 करना होगा। अब इसको हल करिए, इसको हल करने पर हमने एलसीएम लिया तो 20 हुआ, 4 से भाग देते हैं 4 × 5 = 20, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, प्लस हो गया 20 का अगर इसमें भाग देते हैं तो 18, अरे 20 का भाग अगर देते हैं 20 में तो 1 बार गया, और 1 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हैं तो 3 हो जाएगा, 15 और 3 को जोड़ा गया 18 हो गया, और बटा में 20 हो गया। या इसको अगर आप काटना भी सोचें तो काट भी सकते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 × 9 = 18 और 2 दहाई में 20, यानी ये संख्या आपको प्राप्त होगी। इसी तरीके से अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो जो हमने आपको फार्मूला दिया है दूसरी संख्या निकालने का, वो भी आगे कर सकते हैं। x + 2d, x का मान 3 बटा में 4 और प्लस 2 गुणते 3 बटा में 20 हो जाएगा। इसको काट देंगे आप 10 हो जाएगा, 3 बटा में 4 हुआ और प्लस 3 बटा में 10 हुआ। फिर इसको हल करने के लिए हमने एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। 4 से अगर भाग देते हैं 5 बार जाएगा, 5 तिहाई 15, 10 से भाग देते हैं 10 दूना के 20 2 बार गया, और 2 का गुणा 3 में किया गया 6 हो गया, और 15 और 6 को अगर हमने ऐड किया तो हमारा योगफल 21 आया और बटा में 20 हो गया। यही दोस्तों, यही जो हमारी संख्या 9 बटा में 10 या 18 बटा में 20 और 21 बटा में जो 20 होगी, यही दोनों संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच परमेय संख्या होगी। दोस्तों इस तरीके से मैंने उस बच्चे की समस्या को हल किया। अब हम पुनः आपको अपने आगे की कड़ी में इसी लेसन के माध्यम से आगे के स्टेप को लेते हैं कि इस लेसन में और चीज़ें हमें क्या पढ़ना है। तो आइए अब आगे की शुरुआत करते हैं। आगे की शुरुआत में इसी चैप्टर का जो पॉइंट है वह पॉइंट हमारा होता है कि जो परमेय था और अपरमेय, यानी हम लोग अब तक केवल पढ़े हैं क्या, परमेय संख्याएं। अब परमेय के संख्या के अलावा अपरमेय संख्याएं भी हमें पढ़नी हैं। तो अपरमेय संख्याएं होती क्या हैं, तो सबसे पहले हम आगे चलते हैं। अब आगे आपको पढ़ाते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है
नहीं लिखा जा सकता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी संख्या जिनको हम p/q के रूप में न लिख सकें वह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और अपरिमेय संख्याएं क्या हैं उसे देखिए। अगर आपसे पूछेगा कि अपरिमेय संख्याओं का 2 उदाहरण दें तो आप लिख सकते हैं दोस्तों √2, √3, √5, पाई इत्यादि। अब देखिए एक बात यहाँ पर सोचने की है कि पाई क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह पाई जो होता है उसका मान 22 क्या होता है 7 होता है। लेकिन ये पाई का मान 22/7 के सन्निकट होता है। लेकिन अगर आप काटते जाएंगे, अगर 22 में 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे 22 को तो काटते जाएंगे तो आपको जो भी संख्या मिलेगी वो कभी कटेगी नहीं और न ही भागफल में किसी अंक की पुनरावृत्ति होगी। हाँ, ये कहा जा सकता है कि यह पाई का मान जो होता है वह 22/7 के सन्निकट होता है। लेकिन यह जो पाई है = 22/7। यानी हम पाई को 22/7 के सन्निकट मान सकते हैं लेकिन इसको इक्वल नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए यह जो पाई है वह किस तरह की संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब चलते हैं हम एक दूसरी परिभाषा आपको बताने, वास्तविक संख्याएं। ये डिफिनीशन है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं? तो दोस्तों यह जो वास्तविक संख्याएं हैं वह परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह है वही वास्तविक संख्याएं हैं। यानी यह जो वास्तविक संख्याएं हैं इसके अंतर्गत सभी परिमेय संख्या भी आ सकती हैं और अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। इसीलिए इसकी परिभाषा हुआ है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यह लेसन मैं संख्या पद्धति जो है शुरू से पढ़ा रहा हूँ। अब इसके आगे के क्रम में आपके सामने किस तरह के प्रश्न आएंगे उनके जवाब के लिए, उनको हल करने के लिए मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, हमने परिमेय संख्या पढ़ लिया, अपरिमेय संख्या पढ़ लिया और वास्तविक संख्या भी पढ़ा। वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको इस लेसन से आने वाली है वह है वास्तविक संख्याओं का निरूपण। यानी वास्तविक जो संख्याएं होती हैं उसका दशमलव प्रसार। लेकिन हमने ख्याल आपको बताया है, इस बात को भूलिए नहीं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या करती है? आती है। ठीक है, अब हम आपको वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण समझाने जा रहे हैं। इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हुए अब आइए हम जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका दशमलव निरूपण कैसे और किस तरीके का, किस रूप का होता है। तो अब आपकी टॉपिक चलती है वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण। और आपको ऑलरेडी पता है कि यह जो वास्तविक संख्याएं होती हैं
वास्तविक जो संख्या होती है इसमें परिमेय भी संख्या होगी और अपरिमेय भी संख्या होगी। परिमेय संख्या भी होगी और अपरिमेय संख्या होगी। और जैसा कि आपको पता है कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं वह p/q के रूप में होती हैं, जबकि अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं p/q के रूप में नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ठीक है, अब हम आपको पढ़ाएंगे, अब आपको बतलाएंगे कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उन वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण क्या होगा। तो दोस्तों, हमने वास्तविक संख्या को बांटा कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। जो परिमेय संख्या जो होती है वह p/q के रूप में लिखी जा सकती है, जबकि अपरिमेय संख्या जो होती है वह p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। तो ख्याल कीजिए, जो यह वास्तविक संख्याएं हैं इनका जो दशमलव रूप होता है, इनका जो दशमलव रूप होता है दो प्रकार का होता है। एक दशमलव रूप इसका शांत होता है और एक दशमलव रूप इसका जो होता है अशांत होता है। ठीक है, फिर से समझिए, वास्तविक संख्याओं का अगर आप दशमलव निरूपण करेंगे तो एक शांत दशमलव मिलेगा और एक अशांत मिलेगा। इस शांत और अशांत का मतलब क्या है दोस्तों, उसे आपको समझा दें। हमने कहा कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है। ठीक है, इसके कहने का मतलब कि हमें p को q से भाग देना है। जब आप p में q का अगर भाग देते हैं और भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी जो p है वह q से पूरा पूरा कट जाए, शेष हमको शून्य प्राप्त हो, इस कंडीशन में वह जो दशमलव रूप होता है उसे हम वास्तविक संख्या का शांत निरूपण कहते हैं, यानी शांत दशमलव रूप कहते हैं। और अशांत दशमलव क्या होता है, जब हम इस p में q का अगर भाग देंगे तो यह जो p होगा इस q से पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक स्थिति आपके सामने आएगी कि जो भागफल दिखेगा उस भागफल में कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आएगी। ठीक है, और एक कंडीशन आपके सामने ऐसी होगी कि जब p में q का अगर भाग देंगे तो वह p जो है q से पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति नजर आएगी। और एक स्थिति ऐसी आएगी कि भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति भी नजर नहीं आएगी। इस तरीके से आपको यह जो शांत और अशांत है इस चीज को आपको फिर से समझाते हैं एक दूसरा स्टेप लेकर के। जैसे आप देखिए, अभी हमने आपको दोस्तों समझाया कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार। यह जो हमारी वास्तविक संख्या है इसका दशमलव प्रसार दो तरीके का हमने आपको बताया। एक शांत होता है, एक अशांत होता है, एक अशांत होता है। शांत में क्या होगा, जो p/q में को आपको लिखा गया था कि अगर p में q का भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये स्थिति अगर आपके सामने नहीं आ रही है तो आपके सामने दशमलव जो प्रसार होगा वह अशांत होगा। और अशांत में भी दो ठो स्थिति बनेगी। एक बनेगी अशांत आवर्ती और एक बनेगा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती, इसको दूसरे नाम से दोस्तों बोलते हैं अनवसानी। अनवसानी आवर्ती, आवर्ती, और एक होता है अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती यानी अशांत आवर्ती को ही हम दूसरे नाम से अनवसानी आवर्ती बोलते हैं और अशांत अनावर्ती को दूसरी भाषा में अनवसानी अनावर्ती बोलते हैं। इस पे विचार करते हैं, ये क्या शब्द है, आवर्ती और अनावर्ती, ये शब्द क्या है।
इनके बारे में आपको समझाते हैं। आवर्ती का मतलब होता है दोस्तों, जो हमने आपको बतलाया कि जब आप P में Q का क्या करेंगे, भाग देंगे, तो शेष शून्य भी नहीं बचेगा। लेकिन हाँ, हम देखते हैं कि जब P में Q का अगर भाग देते हैं तो उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती हुई नजर आएगी। ठीक है, तो अगर भागफल में हमें अंकों की पुनरावृत्ति अगर नजर आ जाए तो हम उस संख्या का जो दशमलव निरूपण होगा यानी दशमलव जो रूप होगा उसको हम अशांत आवर्ती बोलेंगे। ठीक, और ये कंडीशन अनावर्ती का मतलब क्या होता है, जब हम उसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो हमको देखने को ऐसा मिलेगा कि जो हमारा भागफल है उस भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति नजर नहीं आएगी। यानी भागफल में अंक जो होते हैं दोहराए नहीं जाते हैं, यानी अंक आएंगे लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति होती हुई किसी भी स्टेप में आपको नजर नहीं आएगी। तो उस तरह के दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। अब इस चीज को मैं आपको और थोड़ा विस्तार से ले चलूं ताकि आपको समझ में बताए। तो पहले इतना तक आप समझ लिए, वास्तविक संख्या जो होती है उसका दशमलव जो अब आपको ख्याल करना है कि ये जो वास्तविक संख्या लिखा गया है इसमें दोनों संख्याएं हैं, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है। ये दोनों प्रकार की संख्याओं का ये संग्रह होता है परिमेय संख्या। तो जब वास्तविक संख्याओं का दशमलव निरूपण करेंगे तो एक शांत आ सकता है, एक अशांत आ सकता है। अशांत में आपके सामने दो कंडीशन आएगी। भागफल में अंक, इसीलिए बोला था आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब ही होता है दोहराना, बार बार आना। यानी भागफल में जो अंक होते हैं उनकी पुनरावृत्ति होती हुई क्या होगी, नजर आएगी। इस कंडीशन में आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए कि नीचे दी गई संख्याओं का दशमलव निरूपण लिखिए। एकर मतलब, इसका मतलब आपसे ये प्रश्न किया गया है कि जो नीचे संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं का हमें दशमलव रूप लाना है और यह बताना है कि उन संख्याओं का जो दशमलव निरूपण है या दशमलव रूप है वह शांत है या अशांत है, और अशांत भी है तो आवर्ती है कि अनावर्ती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में अगर कह दिया जाएगा कि 1/3 अगर कह दूँ 1/3, अब हमें करना क्या है कि हमें 1 में 3 का क्या करना है, भाग देना है। 1 में 3 का भाग नहीं जाएगा इसलिए हम दशमलव लगाएंगे। ठीक, जैसे ही दशमलव आप भागफल में लगा देते हैं इसके सामने शून्य लिख सकते हैं। फिर 3 तिली के 9, 3 तिया 9 हो गया। अब इस 10 में से जब 9 को आपने घटाया तो 1 शेष बचा। फिर हमने क्या काम किया, इस 1 के आगे भी 0 बढ़ाया, फिर 3 बार ले गया, फिर 9 लिखा, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 लिखा, फिर 9 लिखा, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 लिखा। यानी दोस्तों कहने का मेरा मतलब कि आप ऐसा करते जाएंगे अनंत तक, लेकिन यही 3 3 3 3 आता चला जाएगा। इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, यह जो 1/3 है इसका दशमलव रूप को यह गिनती 3 लिख करके अंक को इसके ऊपर यह बार चिन्ह लगा देंगे। यानी यह जो चिन्ह है, यह जो संकेत है दोस्तों, इस संकेत को हम बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बार। यानी यह जो डंडा की तरह जो है, यह जिस भी अंक के ऊपर लगा है इसका मतलब भागफल में वह अंक जो है बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, उस अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 3/8, हाँ तो देखिए दोस्तों, अगर 3/8 है, अगर आपसे कोई कहेगा कि इस संख्या का दशमलव निरूपण कैसा होगा,
तो इस कंडीशन में आपको करना होगा क्या, 3 में 8 से डिवाइड करना होगा। भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, दशमलव बार ले गए भागफल में, 0 बढ़ा लिए, 8 का भाग दिया गया, 8 लिखे 24, घटाएंगे 6 बच गया, 0 हो गया, कट गया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 7 और 8 सत्ते 56 हो गया, फिर घटा लेंगे 4 हो गया, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 8 बचे क्या हो गया, 40 हो गया, फिर इसको काट देंगे। यानी ये जो 3/8 है, इसका जो दशमलव निरूपण है 0.375 आ रहा है, लेकिन ये शेषफल जो हमारा है दोस्तों वह 0, यानी यह 3 जो है कुछ स्टेप में पूरा इस 8 से दशमलव के बाद क्या होगा, कट रहा है। यानी यह जो दशमलव रूप होगा यह शांत दशमलव रूप कहलाएगा, शांत दशमलव रूप कहलाएगा। और वो जो अगला हमने एग्जाम्पल लिया था दूसरा, अरे पहला वाला जिसमें 1/3 था, इसमें हमारा आया था क्या, 0.3 बार, यानी ये पूरा कटा नहीं था, क्योंकि शेष बार बार वही संख्या बचती आ रही थी जिस संख्या से हमने डिवाइड क्या किया था, शुरू किया था। इसलिए ऐसी कंडीशन आपके सामने आएगी तो इसको हम बोलते हैं क्या, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव रूप, या इसी को दूसरे नाम से क्या बोलेंगे, अनवसानी, अनवसानी, अनवसानी आवर्ती दशमलव रूप। इसी तरीके से दोस्तों और भी चीजें हैं आपके सामने, इसी तरीके से आप भाग दे करके पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या का दशमलव रूप जो है वह शांत है, किसका अशांत है, और अशांत भी है तो अनवसानी है, अनवसानी आवर्ती है, या अनवसानी अनावर्ती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको संख्याओं के दशमलव निरूपण के बारे में बताया कि आप संख्याओं का दशमलव निरूपण कर सकते हैं और वो शांत होगा या अशांत होगा, इसका भी पता कर सकते हैं। अब अगला स्टेप दोस्तों इस लेसन से चालू होता है कि ये बताया जाए, ये समझा जाए कि किन संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है। फिर से बात करिए, मैं क्या बताया आपको, क्या आपसे प्रश्न किया, हमको ये जानना है कि संख्याएं किस तरीके की होंगी कि उनका दशमलव रूप किस तरीके का होगा। तो दोस्तों एक बात मोटी मोटी मैं आपको बतला देता हूँ, यह जो शांत दशमलव होगा और यह जो अशांत आवर्ती दशमलव होगा, फिर से देखिए, शांत दशमलव रूप और अशांत आवर्ती दशमलव रूप, इन दोनों कंडीशन में संख्याएं जो होती हैं प्रायः क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। इस बात को हमें दिमाग में रखना है, यानी जब भी हम किसी परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण करेंगे तो उसका दशमलव निरूपण यानी दशमलव रूप जो होगा शांत होगा या तो अशांत होगा, लेकिन अशांत भी होगा तो आवर्ती होगा। ठीक है, और जिसका दशमलव निरूपण जो हो दोस्तों वह अशांत अनावर्ती हो, आवर्ती नहीं अनावर्ती, यानी जब यहाँ पर डिवाइड करने पर ये शेष 0 न बचे, बल्कि भाग चलता जाए और लंबी प्रक्रिया तक हम भाग देते जाएंगे, लेकिन कभी भी शेष 0 नहीं बचेगा। पहली बात ये नजर आएगी, और दूसरी बात कि इसमें जो हमारे अंक होंगे उन अंकों की पुनरावृत्ति भी होती हुई नजर नहीं आएगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ दोस्तों, जैसे 3/7 है, ले लो 3/7। अब हम क्या करते हैं कि 3 में 7 का भाग देंगे, दशमलव बार ले गया 0, 7 चौक 28 हो गया, कट गया 2 हो गया 0, 7 दूना के 14 हो गया, कट गया, फिर यहाँ पे 6 बचा 0 हुआ, फिर 7
7/56 हो गया, काटा, फिर 0 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, फिर 0 बार ले गया, फिर आगे बढ़ेंगे, 7×5 = 35 हो गया, फिर डिवाइड करेंगे, 5 बड़ा 0 हो गया, फिर 7×7 = 49 हो गया, फिर काट गया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर 7 1 कम 7 बार ले गया, फिर क्या होगा, 3 बचा। अब हम क्या देखते हैं दोस्तों, अब ये जो हमारा शेष 3 बच रहा है, ये पुनः हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है जहां से हमने भाग को क्या किया था, चालू किया था। इसका मतलब भागफल में पुनः ये जो अंक हैं वही अंकों की पुनरावृत्ति नजर आएगी। इसका मतलब इसके आगे पुनः 2 4 2 8 5 7 1 ऐसा आता हुआ नजर आएगा। इसलिए हम 3/7 को 0.4285 और 1 लिख करके इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, बार का चिन्ह लगा देंगे, यानी भागफल में इतने अंकों की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है दोस्तों, अब इसी के साथ आज का क्लास में अपना बंद करता हूँ। पुनः मैं आपको इसी चैप्टर को लेकर के अपने अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।